बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज हम वापस वही अपना जो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हॉर्नबिल बुक का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लाइन जो है वो अच्छे से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी पिछले वीडियो में, उसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं और फिर उससे आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमने लास्ट ये पढ़ा था कि जो खुशवंत सिंह जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स उनको उनकी दादी के पास गांव में छोड़ के शहर गए थे सेटल होने के लिए। तो वो दादी जो है उनके साथ ही उनको सुबह जल्दी उठाती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी और उनके साथ ही जो है स्कूल जाती थी दादी, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से अटैच था, जुड़ा हुआ था। और हमने लास्ट लाइन ये पढ़ी थी, द प्रीस्ट पुजारी जो है टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी जो है हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना वो सिखाता था। उससे आगे वाला सेंटेंस जो है वो दोबारा एक बार अच्छे से क्लियर करती हूँ मैं। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस का मतलब होता है एक साथ समूह में, तो कोरस का मतलब है एक साथ गाना या एक साथ बोलना। प्रेयर यानी प्रार्थना। तो क्या कह रहे हैं कि वाइल यानी जब, चिल्ड्रन यानी बच्चे, सेट बैठे होते थे, इन रोज मतलब पंक्तियों में, रो यानी पंक्ति, ऑन ईदर साइड मतलब बरामदा, जो मंदिर था मंदिर के आगे बरामदा था, बरामदे के दोनों तरफ, ईदर साइड यानी दोनों साइड में, दोनों तरफ पंक्तियों में जब बच्चे बैठे होते थे, ऑफ द वरांडा सिंगिंग, क्या कर रहे होते थे वो, गा रहे होते थे अल्फाबेट वर्णमाला और द प्रेयर या फिर प्रेयर इन अ कोरस, एक साथ है ना समूह में, वो जो है वर्णमाला गा रहे होते थे बच्चे बरामदे के दोनों तरफ पंक्तियां बना करके, या फिर वो प्रेयर गा रहे होते थे कोरस में, मतलब एक साथ समूह में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो वर्णमाला भी एक साथ बोलते हैं, जैसे अ से अनार, आ से आम, तो उस प्रकार से या तो वो वर्णमाला गा रहे होते थे या फिर प्रेयर गा रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और उसी दौरान जब बच्चे जो है बरामदे में बैठ के वर्णमाला गा रहे हैं या प्रेयर गा रहे हैं, उसी टाइम उसी दौरान जो है दादी क्या कर रही होती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बच्चों धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स। ये मैंने आपको बताया था। कोरस का मतलब भी है एक साथ समूह में गाना, और स्क्रिप्चर्स का मतलब है धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स लिख सकते हैं इसके लिए आप सिनोनिम। तो ये वाइल से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि वाइल से शुरू हुआ है, तो ये बता रहा है कि दो काम एक साथ साथ हो रहे हैं। कौन से दो काम साथ साथ हो रहे हैं? जब बच्चे जो है बरामदे में बैठ के प्रेयर गा रहे हैं या फिर वर्णमाला गा रहे हैं, उसी समय पे दादी जो है अंदर बैठ के मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ रही है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही है। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी और उनका धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का काम पूरा हो जाता था, we would walk back together, हम एक साथ वापस जाते थे। कौन? दादी और खुशवंत सिंह। This time the village dogs would meet us at the temple door, और जब ये वापस जाते थे ना, तो इस समय ये कह रहे हैं जब हम वापस जाते थे, मंदिर से बाहर निकलते थे स्कूल से बाहर, तो उस समय जो है दिस टाइम यानी उस समय, इस बार जो है गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे, टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो क्या करते थे, हमें फॉलो करते थे, हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक पीछे पीछे आ जाते थे, मंदिर से इनके घर तक। ग्रोलिंग मतलब गुर्राना, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग मतलब आपस में लड़ते हुए, विथ ईच अदर एक दूसरे से, फाइटिंग यानी लड़ना, ईच अदर यानी एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से लड़ते हुए और एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हुए इनके घर तक पीछे चले जाते थे। और किसके लिए लड़ते थे वो? फॉर द चपातीज, किसके लिए? रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, वो रोटियां जो दादी उनके लिए लाती थी ना विलेज डॉग्स के लिए, वो रोटियां जो वो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि हम जो है उनके सामने, थ्रो यानी फेंकना, थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो उनके सामने जो रोटियां हम फेंकते थे, डालते थे, उसके लिए, है ना, वो आपस में लड़ते गुर्राते हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, तो आगे ये कहते हैं कि जब मेरे माता पिता जो है कंफर्टेबली सेटल्ड मतलब आरामदायक रूप से जो है सेटल हो गए, कहाँ पे? सिटी में, शहर में। दे सेंट फॉर अस,
तो उन्होंने हमें क्या किया, सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजना, उन्होंने हमें बुलावा भेजा। मतलब जब वो सेटल हो गए ना इनके पेरेंट्स शहर में, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग भी शहर आ जाओ, तो इनको बुलावा भेजा। तो सेंट फॉर सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेंड फॉर, और सेंड फॉर मतलब बुलावा भेजना, इसके लिए सिनोनिम आप समन लिख सकते हो, है ना। समन का मतलब ही होता है बुलावा भेजना। और टू आस्क समवन फॉर द अराइवल, ये भी लिख सकते हैं ना, किसी को आने के लिए कहना। टू आस्क समवन फॉर द अराइवल, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टू आस्क समवन फॉर द अराइवल। तो उनके पेरेंट्स ने जो है इनको कहा, किसके लिए, आने के लिए शहर में। That was a turning point in our friendship. टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़। तो ये खुशवंत कहते हैं कि ये जो है हमारी दोस्ती में, हमारी फ्रेंडशिप, किसकी फ्रेंडशिप, दादी और पोते की फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। कौन सा, जब वो शहर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि गांव में वो पूरा टाइम अपनी दादी के साथ रहते थे, दादी के साथ सोना, दादी के साथ उठना, दादी ही रेडी करती थी, दादी स्कूल में भी साथ में रहती थी उनके, दादी वापस स्कूल से आते तब भी साथ होती थी, आते जाते वहाँ रुकते टाइम। तो अब जो है उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली दादी के साथ नहीं रह पाएंगे शहर जाने के बाद। तो वो कहते हैं कि ये हमारी दोस्ती में क्या था, एक मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम एक ही कमरा शेयर करते थे शहर में। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब सबसे पहला चेंज क्या आया कि अब जो है मेरी दादी स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं किस में जाता था, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इन अ मोटर बस। और किससे जाता था, मोटर बस से। गांव में तो ये दोनों पैदल जाते थे साथ में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और यहाँ पे शहर में जो है गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब उसने क्या किया, दादी ने किसको फीड करना शुरू किया, खाना खिलाना, स्पैरोज को, चिड़ियाओं को। इन द कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर का जो आंगन था, है ना, उसमें इन्होंने, दादी ने जो है अब चिड़ियाओं को फीड करना शुरू किया। तो क्योंकि वहां शहर में कुत्ते देखने को नहीं मिलते थे इसलिए। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ईयर्स यानी वर्ष, साल, रोल्ड बाय का लिख सकते हैं हम पास्ट बाय, कि जैसे जैसे टाइम जो है गुजरा, वर्ष गुजरते गए। वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, लेकिन शहर जाने के बाद भी वो कहते हैं कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो मुझे सुबह उठाती थी, उन्होंने उठाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करना भी उन्होंने ही जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और कि जब शहर के स्कूल से मैं वापस आता था ना घर पे, तो वो मेरे से पूछती थी कि वहाँ क्या पढ़ाया गया मुझे। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको बताता कुछ अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पश्चिमी विज्ञान के कुछ बातें। एंड लर्निंग, और जो सीख। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, पश्चिमी विज्ञान जो है, वेस्टर्न साइंस, उसके अंदर जो कुछ चीजें सिखाई जाती थी वो मैं उनको बताता था। क्या बताता था, जैसे कभी लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्कामिडीज प्रिंसिपल, आर्कामिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया क्या है, गोल है, एक्सेट्रा, इस प्रकार इत्यादि, कि जो ये बताया जाता था स्कूल में, कभी बताया कि दुनिया गोल है, कभी आर्कामिडीज की थ्योरी बताई, या फिर कभी पढ़ाया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो वो मैं आके दादी को बताता था जब वो पूछती थी कि क्या पढ़ाया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये बातें उनको क्या करती थी, ना खुश करती थी, उदास करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और अब वो जो है मेरी पाठ में मेरी मदद नहीं कर पाती थी, मेरी पढ़ाई में वो कह रहे हैं मदद नहीं कर पाती थी। वहाँ गाँव में तो वो उनकी हेल्प करती थी, लेकिन यहाँ वो नहीं कर पाती थी। सी
डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो सी किसके लिए? दादी के लिए। दादी जो है यकीन नहीं करती थी, बिलीव मतलब यकीन करना। किस पे यकीन नहीं करती थी? वह बातें जो उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब उदास हो जाती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो दादी क्यों खुश नहीं थी इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई से? क्योंकि उनका कहना था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। किसके बारे में? भगवान ईश्वर के बारे में और स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों के बारे में बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जाता। इसलिए दादी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई से खुश नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपके कि दादी जो है क्यों खुश नहीं थी इंग्लिश मीडियम स्कूल से? क्योंकि वहाँ पे देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, है ना। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की। अनाउंस मतलब घोषणा करना, है ना, घोषणा करना। अनाउंस और अनाउंस्ड सेकंड फॉर्म में मतलब घोषणा की। दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि एक दिन घर आके स्कूल से मैंने ऐसे बोला जोर से कि अब मैं जो है म्यूजिक लेसन बताए जा रहे हैं, मतलब संगीत सिखाया जा रहा है स्कूल में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वो बहुत व्यथित हुई, बहुत बाधित हुई, मतलब उनको बहुत बुरा लगा। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए म्यूजिक का मतलब तो क्या था? ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मतलब अशिष्ट, वल्गर, एसोसिएशन यानी संगति। तो म्यूजिक को तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी कि म्यूजिक तो किसका काम है? जो अशिष्ट लोग हैं उनके लिए बना होता है म्यूजिक, वो सीखते हैं। कुलीन घर के लोग जो है वो नहीं सीखते हैं, अशिष्ट, वल्गर, है ना। तो जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक जो था वो कैसा था? अभद्र, अशिष्ट, संगति वाला था। मतलब वो ऐसे लोगों के लिए बना है, अच्छे परिवार के लोगों के लिए, कुलीन लोगों के लिए नहीं बना है, शिष्ट लोगों के लिए। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, तो उनका मानना था कि म्यूजिक के ऊपर तो मोनोपोली का मतलब क्या है? एकाधिकार। मोनोपोली यानी एकाधिकार। तो उनका ऐसा मानना था कि म्यूजिक पे तो किसका एकाधिकार है? हार्लट्स। हार्लट्स मतलब वेश्याएं और बेगर्स यानी भिखारी। तो उनका मानना था कि म्यूजिक जो है उसका ल्यूड एसोसिएशन है, अशिष्ट संगति है, और उसके ऊपर केवल मोनोपोली है, एकाधिकार है किसका? वेश्याओं का और भिखारियों का। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। जेंटल फॉक मतलब कुलीन, शिष्ट परिवार के लोग, है ना, कुलीन वंश के लोग। तो उनके लिए म्यूजिक नहीं बना है। अच्छे घरों के बच्चे जो है, लोग जो है वो म्यूजिक नहीं सीखते। तो ये क्वेश्चन भी आपके आता है कि ना, कि दादी के जो है क्या विचार थे म्यूजिक को लेकर के, जो म्यूजिक सिखाया जाता था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अनाउंस किया म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो उनके ऐसे विचार थे, तो वो बोली कुछ नहीं। सी सेड नथिंग, कुछ नहीं बोली इस बारे में। बट लेकिन हर साइलेंस, उनकी चुप्पी जो है, उनकी शांति जो है, मेंट डिसअप्रूवल, उनकी शांति से पता चल रहा था कि इस बात से वो क्या है? असहमत है। डिसअप्रूवल बता रही थी उनकी शांति, असहमति। सी रेयरली, रेयरली यानी बहुत कम, ना के बराबर। ये जो नेगेटिव सेंस देता है एडवर्ब, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, कि उसके बाद वो बहुत कम मेरे से बात करती थी, मतलब न के बराबर। क्योंकि वो पहले उनके बात करने का टॉपिक होता था कि स्कूल से जैसे ही ये आते थे तो वो पूछती थी कि क्या पढ़ाया गया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने वेस्टर्न साइंस का बताया, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है। फिर एक दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, तो इनको बहुत बुरा लगा। और उसके बाद ये कहते हैं दादी मेरे से बात न के बराबर करती थी, तो बहुत कम बात करती थी। रेयरली, बियरली, सेल्डम, ये एडवर्ब जब आते हैं तो मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव भाव देता है, सेंटेंस नेगेटिव अर्थ देता है, नकारात्मक भाव देता है। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब आगे क्या हुआ? ये कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय पढ़ने, कॉलेज की पढ़ाई करने, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ऑन, मुझे खुद का अपना स्वयं का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हेन डिड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड।
कॉमन लिंक यानी सामान्य जो जुड़ाव था हमारी दोस्ती का, वो भी क्या हो गया, स्नैप मतलब टूट गया। स्नैप यानी टूटना। कॉमन लिंक अभी तक तो क्या था, रूम तो ये शेयर कर ही रहे थे, भले बात कम हो रही थी, लेकिन ये कह रहे कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, हायर एजुकेशन के लिए गया, तो मुझे अपना कमरा अलग दिया गया घर में, तो हमारा जो कॉमन लिंक था दोस्ती का, वो क्या था, वो रूम जो हम शेयर करते थे, वो भी टूट गया। स्नैप यानी छूट गया, अलग हो गए हम। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। लेकिन ये कहते हैं मेरी दादी जी ने जो है एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, स्वीकार करना, और सेक्लूजन यानी एकांत, क्योंकि वो अकेली हो गई ना, पोते को अलग रूम दे दिया। और इसके आप सिनोनिम लिख सकते हो सॉलिट्यूड और लॉनलीनेस, डेजोलेशन, किसके, सेक्लूजन के ना। सेक्लूजन यानी एकांत, सॉलिट्यूड, लॉनलीनेस, डेजोलेशन, सबका मतलब क्या है, एकांत। विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मतलब समर्पण, रेजिग्नेशन का यह मतलब है समर्पण। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और अब वो क्या करती थी, वापस देखो रेयरली आया है कि बहुत कम छोड़ती थी, मतलब पूरा टाइम दिन में जब भी वो अपने कामों से, मतलब जो भी काम करती थी उससे फ्री होकर कि वो पूरा दिन जो है स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी, चरखा जो है वो चलाती रहती थी। टॉक टू एनीवन मतलब वो छोड़ती नहीं थी लेफ्ट, रेयरली लेफ्ट, अपना चरखा जो है मुश्किल से छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। कहने का मतलब है बात किसी से नहीं करती थी और पूरा दिन जो है चरखा चलाती रहती थी। स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा जिसमें सूत काता जाता है ना। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. तो ये कहते हैं सूर्योदय से लेकर from sunrise to sunset, सूर्यास्त तक वो बैठती थी किसके पास में, वही चरखे के पास में, wheel spinning and reciting prayers, उसके चरखा जो चलाती रहती थी और प्रार्थनाएं जो है दोहराती रहती थी, मतलब भगवान का नाम लेती रहती थी। Only in the afternoon, केवल दोपहर में, she relaxed for a while to feed the sparrows. तो दोपहर के समय जो है थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी, और उस समय वो क्या करती थी, मतलब चरखा नहीं चलाती थी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी, तो उस समय वो चिड़ियाओं को फीड कराती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, तो जब वो बैठी होती थी बरामदे में, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रही होती थी, ब्रेड के मतलब रोटी के टुकड़ों को, into little bits छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स यानी छोटे टुकड़े, हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों की संख्या में छोटे पक्षी, कलेक्टेड अराउंड हर, उसके चारों तरफ इकट्ठे होते थे दादी के, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। और क्या क्रिएट करते थे, क्या उत्पन्न करते थे, वेरिटेबल मतलब रियल, वास्तविक शोर है ना, जेन्युइन, तो रियल वास्तविक, बेडलम मतलब शोरगुल है ना। तो जब वो थोड़ी देर के लिए फ्री होती थी स्पिनिंग व्हील से और रिलैक्स होने के लिए वो क्या करती थी, बरामदे में आकर के चिड़ियाओं को फीड करवा रही होती थी। तो फीड करवाने के लिए पहले रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जब वो कर रही होती थी, तब हजारों सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाएं जो उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी, और वो क्या करती थी, एक वास्तविक शोर करती थी, किसका, चिरपिंग्स का, चिड़ियाओं की आवाज के लिए आता है वर्ड चिरपिंग्स, चहचहाने की आवाज। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आती, और पर्च्ड मतलब बैठना, कम में आना, कम का सेकंड फॉर्म है केम। कुछ चिड़ियाएं आती और उनके पैरों पे बैठती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके यहाँ कंधों पे, सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ चिड़ियां उनके सिर पे भी बैठ जाती। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, शू अवे मतलब भगाना, लेकिन वो मुस्कुराती चिड़ियाओं को देख करके, पर उनको कभी वो भगाती नहीं थी। नेवर यानी कभी नहीं, शू अवे मतलब भगाना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो है उनका हैप्पीएस्ट यानी सबसे ज्यादा, पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी का जो है आधा घंटा होता था उनके लिए, जब वो चिड़ियाओं को फीड कराती थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके आता है कि दादी जी का जो है व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर फॉर द डे फॉर ग्रैंड मदर, के क्या होता था जब वो
उनको फीड कराती थी चिड़ियाओं को। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, तो ये कहते हैं कि आगे जब मैं और अध्ययन के लिए, अतिरिक्त फर्दर यानी अतिरिक्त स्टडीज यानी अध्ययन के लिए कहाँ गया, अब्रॉड यानी विदेश, कि मैं अतिरिक्त अध्ययन के लिए कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब मैं विदेश गया, जाने का मैंने डिसाइड किया, तय किया, आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, आश्वस्त था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी जी क्या होगी, अपसेट मतलब निराश होगी, उदास होगी, श्योर मतलब आश्वस्त होना। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं कितने साल के लिए जा रहा था, 5 साल के लिए मैं दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और वो कहते हैं कि उनकी जो उम्र थी उसके बारे में कोई कभी कह नहीं सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कह सकती है, कि मतलब उनकी जो एज थी तो कोई कह नहीं सकता कि 5 साल बाद, उनके कहने का मतलब मैं वापस आऊँगा तो जीवित होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी ओल्ड एज थी। लेकिन वो कहते हैं दादी जो है वो बता सकती है कि वास्तव में उनमें जीने की इतनी इच्छा है, तो वो हो सकता है कि 5 साल बाद जीवित रहे, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह नहीं सकता उनकी एज के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो कह रहे कि जब मैं जा रहा था तो वो भावुक तक भी नहीं हुई विदेश के लिए। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे कहाँ छोड़ने आई, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बात भी नहीं की और कोई इमोशन, कोई भाव नहीं बताए, दर्शाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो है प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था, मतलब पूरी तरह से वो प्रेयर में ही लगी हुई थी उस वक्त भी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी अंगुलियां जो है अभी भी रेलवे, क्या वो जो एयरपोर्ट पे जो आई पोते को छोड़ने रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे भी उनकी अंगुलियां जो है माला के मणकों को फेरने में बिजी थी, व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, तो वो कहते हैं कि वो माला फेरने में बिजी थी, दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था, होठ भी प्रार्थना में हिल रहे थे, लेकिन चुपचाप से उन्होंने किस किया, कहाँ पे, फोरहेड पे, यहाँ, है ना। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा, मतलब वो छोड़ के जब ट्रेन में गए, आई चेरिस्ड द मोइस्ट, मोइस्ट मतलब नम, चेरिस मतलब इंजॉय करना, है ना, इम्प्रिंट यानी छाप, तो ये कहते हैं मैंने उस दादी ने जो किस किया था ना, तो किस करते हैं तो जो एक मॉइस्ट इम्प्रिंट हम फील करते हैं, तो उस नम छाप को मैंने चेरिश किया, एंजॉय किया। एज परहैप्स, जैसे कि शायद, परहैप्स यानी शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है शायद ये हमारे दोनों के बीच का जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है ना, शारीरिक जो संपर्क है, वो आखिरी बार हो। मतलब कहने का मतलब है कि वापस 5 साल बाद जब मैं विदेश से वापस आऊँगा तो हो सकता है दादी जीवित हो, नहीं भी हो, है ना, तो मे बी ये लास्ट हमारा कॉन्टैक्ट हो आपस का फिजिकल। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ये क्या कहते हैं, दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था, मतलब 5 साल बाद वापस आए तब भी दादी इनकी जीवित थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 साल के बाद मैं वापस आया होम, घर, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, तो देखो बच्चे जीवित तो थी लेकिन स्टेशन पे वो मिलने भी आ गई थी, उनको वापस रिसीव करने भी आ गई थी। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि वो एक दिन भी ज्यादा बुजुर्ग नहीं लग रही थी। तो इन्होंने जैसे कहा ना स्टोरी के स्टार्टिंग में कि 20 सालों से जानता था, तब 20 सालों में वैसी ही बुजुर्ग थी, इससे ज्यादा वो बुजुर्ग नहीं हो सकती। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, मतलब वो बातें नहीं कर रही थी। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैप्स मतलब पकड़ना, जकड़ना, तो उन्होंने जब मुझे अपनी आर्म्स में पकड़ा मतलब हग किया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनकी कुड हियर मतलब सुन सकता था, क्या, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, प्रेयर प्रार्थना जो वो कर रही थी वो मैं सुन सकता था जब उन्होंने मुझे गले लगाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ऑफ माई अराइवल, कि मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, कि उनके सबसे ज़्यादा खुशी के जो मोमेंट्स यानी क्षण जो थे वो क्या थे, चिड़ियाओं के साथ। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको उन्होंने ज़्यादा फेड करवाया उस दिन, फीड का सेकेंड फॉर्म है फेड, ज़्यादा देर तक खाना खिलाया। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और किसके साथ, मतलब वो खुश थी, पोते के आने की खुशी थी उनको बहुत ज़्यादा। तो लेखक कह रहे हैं कि लेकिन उस दिन भी जो है मुझे ऐसा लगा कि मेरी आने की, मतलब 5 सालों के बाद मेरा आने का पहला दिन था, लेकिन उस दिन भी मुझे ऐसा लगा कि उनके सबसे ज़्यादा खुशी के क्षण वही थे जब वो स्पैरोज को फीड करवा रही थी।
और वो कह रहे हैं कि वो, लेकिन उस दिन उन्होंने लॉन्ग फीड करवाया, लंबे समय तक करवाया, एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स। फ्रिवलस का मतलब होता है हल्की फुल्की, रिब्यूक्स यानी डांट, है ना। तो ऐसे ही हल्का फुल्का जो हम डांटते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को हम डांटते हैं, हल्की फुल्की डांट, रिब्यूक्स यानी डांट। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय उनमें एक क्या आया, बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठे किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक लेके आई। ड्रम का यहाँ क्या मतलब है, ढोलक। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम। डायलेपिडेटेड का मतलब है जीर्ण शीर्ण। पुराना एक ड्रम था इनके घर में, पुराना ढोल था, फटा हुआ, टूटा फूटा, तो उसकी सेगिंग मतलब झूलती हुई झालदार स्किन यानी चमड़ा, जो जहाँ से बजाया जाता है ड्रम को, तो साइडों में चमड़ा लगा होता है उसके। थम्प मतलब बजाना, है ना, जो यूं हाथ से बजाते हैं उसको थम्प कहते हैं। और सेगिंग यानी झूलती हुई लटकती हुई स्किन यानी चमड़ा, और डायलेपिडेटेड मतलब जीर्ण शीर्ण, ड्रम यानी ढोलक। तो उन्होंने कई घंटों तक बजाया उसको। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कैसे गीत गाए, योद्धाओं के घर आने के गीत। वॉरियर्स मतलब योद्धा। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके आता है कि जब राइटर, लेखक जो है वापस आए 5 साल बाद, तो दादी ने उनके आने की खुशी में क्या किया। तो सी कलेक्टेड द विमेन ऑफ हर नेबरहुड and got an old drum and sang the song of the homecoming of warriors। तो इतना ही आपको लिखना है, ये सारा आप भले नहीं लिखे, सैगिंग स्किन एंड डायलेपिडेटेड। तो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के वापस घर आने के जो गीत होते, जो योद्धा होते ना, युद्ध लड़के वापस घर आते थे, तो उनके आने की खुशी में जो गीत गाए जाते थे, वो वाले गीत दादी ने गाए जब उनका पोता विदेश से पढ़ाई करके वापस आया। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड का मतलब है मनाना, हर यानी दादी के लिए उनको। तो वो कह रहे हैं कि हमें उनको मनाना पड़ा, किस बात के लिए, घर वालों को उनको मनाना पड़ा, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अत्यधिक थकान। तो यहाँ जो है परसुएड का मतलब है मनाना, और ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अत्यधिक थकान। तो दादी जो है पोते के आने की इतनी खुशी थी, वो लगातार गीत गाए जा रही थी, ढोल ड्रम बजाए जा रही थी। तो घर वालों को चिंता होने लगी, तो वो कह रहे हैं हमें उनको मनाना पड़ा रोकने के लिए, ताकि उनको क्या हो, अत्यधिक थकान, तनाव भी कह सकते हैं, चलो थकान तनाव नहीं हो, उससे बचने के लिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। तो वो कह रहे हैं कि इतने सालों से जब मैं उनको जानता था, तो वो जो है पहली बार था। कौन सा, जब लेखक 5 साल बाद घर आते हैं, तो उस दिन उन्होंने जो है शाम के समय भगवान का जो संध्या कालीन समय होता है, पूजा ना करके, भगवान के लिए प्रे ना करके, मेरे आने की खुशी में गीत गाए। तो लेखक कहते दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर, कि मैं उनको जानता हूँ तब से वो पहली बार था कि उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, लेकिन वो क्या था, हल्का बुखार था। माइल्ड यानी हल्का, फीवर यानी बुखार, मतलब ज्यादा तेज बुखार नहीं था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये बुखार जो है चला जाएगा, उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो है अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत समय जो है नजदीक था। सी सेड, उन्होंने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि कुछ घंटे ही बचे हैं उनके जीवन का अंतिम जो अध्याय है, चैप्टर है, वो बंद होने से पहले। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, तो उन्होंने जो है प्रार्थना करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो उनको रेस्ट करवा रहे थे और उससे पहले उन्होंने गीत गाए थे। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो वो कहती है कि अब इससे ज़्यादा मैं समय जो है बात करने में, टॉकिंग टू अस से, आप घर वालों को, कि उनका जो है अंत समय अब निकट आ गया है। तो इतनी देर तो उन्होंने प्रे नहीं किया, तो अब वो जो है उनसे बात करके अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। मतलब आखिरी समय में अब वो केवल क्या करना चाहती है, भगवान का नाम लेना चाहती है। ऐसा उन्होंने घर वालों को कहा, दादी ने।
इसको कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बस इतना ही है अब, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देख सकें इम्पोर्टेंट। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब बेटा क्या बच्चों क्या होता है, विरोध करना, प्रोटेस्ट यानी विरोध करना। तो हमने क्या किया, विरोध किया, मतलब इनको लगा कि उनको रेस्ट करने दे। बट सी इग्नोर्ड, किस बात का विरोध किया, उन्होंने कहा ना भगवान का नाम लूंगी, तो इन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, बस आराम करो। बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नकार दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर मतलब नकारना, आर प्रोटेस्ट हमारे विरोध को। सी ले पीसफुली, वो शांति से लेटी रही, इन बेड बिस्तर में, प्रेइंग प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स और अपने मन के जो है वो फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि हम संदेह करते उससे पहले, है ना, सस्पेक्ट यानी संदेह, डाउट, संदेह, तो हम सस्पेक्ट करते, संदेह कर सकते उससे पहले। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ जो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला जो है उनकी लाइफलेस मतलब निष्प्राण, बिना प्राणों के, निर्जीव, फिंगर्स यानी अंगुलियां, मतलब वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो प्राण निकल चुके थे। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें संदेह होता, डाउट होता, उससे पहले ही उनके होठ हिलना बंद हो गए और माला जो है उनकी निष्प्राण अंगुलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर, एक शांतिपूर्ण, पेलर मतलब पीलापन, स्प्रेड यानी फैल गया, छा गया, ऑन हर फेस उनके चेहरे पे, तो एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पे छा गया। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब रिवाज, जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज है, परंपरा है हम हिंदू लोगों में, कि मृत्यु के बाद डेड बॉडी को जो है ग्राउंड पे रखा जाता है, जमीन पे रखा जाता है। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनको कवर किया, ढक दिया, किससे, रेड श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन, है ना, डेड बॉडी के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है डेड बॉडी को ढकने के लिए, उसको कफन कहते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब होता है विलाप, मॉर्न यानी विलाप, तो कुछ घंटों के विलाप के बाद, आफ्टर यानी बाद में, अ फ्यू आवर्स कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्थाएं, फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार। तो लेखक कह रहे हैं कुछ घंटे तो हमने विलाप किया, रोए करे, और उसके बाद जो है हमने उनको अकेला छोड़ दिया, उनकी डेड बॉडी को, और हम किस में लगे, अंतिम संस्कार की तैयारियों में, अरेंजमेंट्स में, व्यवस्थाओं में। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर का मतलब है अर्थी, अर्थी बनाई जाती है ना जो लकड़ियों से, जिसपे डेड बॉडी को ले जाया जाता है शमशान घाट। तो वो कहते हैं कि शाम के समय क्रूड स्ट्रेचर जो है हम उनके रूम में लेकर के गए, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, तो उनको लाने के लिए, किसके लिए, टू बी क्रेमेटेड मतलब अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे को लिट कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था। एंड वरांडा, और बरामदे को भी, विथ अ ब्लेज, किसके साथ, एक ब्लेज के साथ, रोशनी के साथ, शाइन के साथ, चमक के साथ, ऑफ गोल्डन लाइट, और वो कैसी चमक थी, सुनहरी लाइट थी, मतलब सूर्य अस्त होने वाला था तो उससे पहले की जो रोशनी थी वो बरामदे को और दादी के कमरे को प्रकाशित कर रही थी एक सुनहरी रोशनी से। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम बीच रास्ते में रुके, कहाँ पे, इन द कोर्ट यार्ड, कि जैसे दादी के कमरे से उनको अर्थी पे लिटा के वापस बाहर आ रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि हम आंगन जो था घर का उसके बीच में हम रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर, जहाँ तक वो रोशनी आ रही थी सूर्य की, सी ले डेड, है ना, सॉरी, रूम लाइट अप टू, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ तक वो डेड जो है, मृत जो लेटी हुई थी दादी, तो पूरे बरामदे से लेकर एक कमरे में वह जगह जहाँ पे वो लेटी हुई थी, जहाँ उनकी डेड बॉडी थी। एंड स्टिफ रेप्ड इन द रेड श्राउड, और जो है वो उस कपड़े में, स्टिफ यानी कठोर, दृढ़ मतलब मोशनलेस थी वो, बिना किसी गति के, रैप मतलब लपेटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहां पे फर्श पे, स्कैटर मतलब बिखरी हुई थी। पहले ये वर्ड किसके लिए आया था,
बालों के लिए, दादी जी के जो बाल बिखरे हुए थे ना, स्कैटर्ड वर्ड वहां पे आया था ना, बिखरे हुए जो थे, ऑन द फ्लोर अभी आया है चिड़ियाओं के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि बरामदे से लेकर के कमरे में जहां दादी की डेड बॉडी थी वहां तक जो है चिड़ियाएं हजारों की संख्या में जो है फैली हुई थी, बिखरी हुई थी फर्श पे। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन चिड़ियाएं देखो हजारों की संख्या में चिड़ियाएं, लेकिन कोई चहचहाने की आवाज नहीं थी, वो आवाज नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो हमें उन पक्षियों के लिए क्या हुआ, हमने सॉरी फील किया, हमें खेद हुआ, दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड, और मेरी माँ, खुशवंशी कहते हैं माई मदर, मेरी माँ जो है, फेच भी वर्ड आ चुका ना पहले, जिसका मैंने ब्रिंग बताया था आपको, ब्रिंग यानी लाना। तो मेरी माँ क्या लेके आई चिड़ियाओं के लिए, सम ब्रेड, कुछ रोटियां लेके आई, फॉर देम, चिड़ियाओं के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स का मतलब वही बिट्स, पहले ये वर्ड आया था बिट्स, अब आया है क्रम्स। तो छोटे छोटे टुकड़े किए उन्होंने माँ ने रोटियों के। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी करती थी ना वैसे, उसी तरीके से। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको चिड़ियाओं के सामने डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन देखो चिड़ियाओं ने ब्रेड पे कोई ध्यान नहीं दिया। टुक नो नोटिस मतलब कोई ध्यान नहीं दिया उन फेंके हुए टुकड़ों पे। When we carried my grandmother's corpse, corpse का मतलब होता है बच्चों डेड बॉडी, मृत शरीर, ये इसका सिनोनिम लिख सकते हैं। तो जब जो है when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, जब हम दादी जी की डेड बॉडी को वहां से लेके गए तो वो चिड़ियाएं जो है फ्लू अवे यानी उड़ गई दूर, क्वाइटली यानी चुपचाप शांति से। तो देखो चिड़ियाओं ने, न चिड़ियाएं आवाज कर रही थी, न चिड़ियाओं ने जो है वो भोजन के टुकड़े जो थे रोटी के वो खाए, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और जैसे ही डेड बॉडी ये घर से बाहर लेके गए तब वैसे ही चिड़ियाएं भी जो है पीछे उड़ गई चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, स्वीपर मतलब सफाई कर्मचारी, स्वेप्ट, स्वीप का सेकेंड फॉर्म है स्वेप्ट, स्वीप यानी साफ करना, स्वेप्ट यानी साफ किया। द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो अगली सुबह ये कहते हैं सफाई कर्मचारी आया और उसने उस रोटी के टुकड़ों को साफ करके वहां से हटा के किस में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर। और जो क्वेश्चन मैं वैसे मैं पढ़ाती हूँ तब साथ साथ आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कहाँ कहाँ पे बनते हैं। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए स्कोरिंग होगा ये। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।